गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मानव भूगोल में अपन पढ़ेंगे कि जो भौगोलिक विचारधाराएं पढ़ रहे थे अपन के नियतिवादी या अपन ने पढ़ा था संभववाद। आज अपन पढ़ रहे तीसरी विचारधारा की जो नव निश्चयवाद है वो विचारधारा क्या कहती है, या नव निश्चयवाद विचारधारा जो आगे की विचारधारा है वो किस प्रकार से मानव के लिए प्रेरित करती है, या मानव और प्रकृति के व्यवहार या मानव और प्रकृति का जो आचरण है उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करती है। तो सबसे पहले अपन एक छोटी सी लाइन में या सामान्य अर्थ में मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो निष्कर्ष क्या है। जो ये कहना चाहते हैं नव निश्चयवाद, जैसे ये ग्रिफिथ टेलर ने कहा था, नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है या विचारधारा इसके प्रणेता है आपके ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने बताया कि जो नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है, ये जो निश्चयवाद और संभववाद इन दोनों के बीच की एक विचारधारा है। यानी न इन्होंने संभववाद को ज्यादा जोर दिया या न इन्होंने संभववाद को जोर दिया, और न ही इन्होंने जो आपने कहा कि न मनुष्य को अधिक प्रभावी बताया और न ही इन्होंने प्रकृति को अधिक प्रभावी। इन्होंने कहा ये जो दोनों है जो एक बीच के मार्ग यानी बीच की अवधारणा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, नव निश्चयवाद कहते हैं। इन्होंने कुछ एक उदाहरण भी दिया था कि इन्होंने कहा था रुको और जाओ निश्चयवाद, इस प्रकार से। तो अपन बात करते हैं कि नव निश्चयवाद या इसके अन्य क्या क्या नाम है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले भौगोलिक विचारधारा नव निश्चयवाद। इस विचारधारा को इसे अपन क्या कहते हैं, संभावनावाद। वहां अपन ने पढ़ा था संभववाद या संभव, तो यहां है संभावना। ये ध्यान रखना, यहां पे संभावनावाद है यानी संभावना है। इसे अपन संभावनावाद या आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं, या इसे यह भी कहा गया वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा गया है। क्या इसका नाम है, इसका संभावनावाद या आधुनिक निश्चयवाद। यह विचारधारा निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच की अवधारणा क्या है, इनके बीच की एक अवधारणा है। न इन्होंने प्रकृति को श्रेष्ठ बताया, न इन्होंने मार्ग को श्रेष्ठ बताया मनुष्य को। इन्होंने कहा अगर दोनों आप आपसी संपूरक सहायक रहेंगे तो आप आगे के लिए आपके लिए अच्छा होगा। जैसे मैं बता देता हूं, इन्होंने कहा निश्चयवाद या संभववाद के बीच की अवधारणा बताया, जिसका प्रतिपादन ऑस्ट्रेलिया के विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किसका, इसका नव निश्चयवाद जो है, इन्होंने कहा था संभववाद व निश्चयवाद के बीच की अवधारणा नव निश्चयवाद, इसका प्रतिपादन किया था ऑस्ट्रेलिया के है भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने किया था। फिर क्या कहा, इन्होंने कहा था कि ये जो प्रकृति है न तो प्रकृति पूर्णतया मनुष्य को नियंत्रित करती है। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है पूर्णतया 100% मनुष्य को नियंत्रित नहीं करती है। इन्होंने कहा पूर्णतया मनुष्य को प्रकृति नियंत्रित नहीं करती है, और न ही मनुष्य पूर्णतया प्रकृति को नियंत्रण कर सकता है या नियंत्रण नहीं करता है। या अपन कह सकते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो नव निश्चयवाद के जो विचारधारा ये कहती है कि न तो प्रकृति ने पूर्णतया मनुष्य को नियंत्रित किया है और न ही मनुष्य ने प्रकृति को पूर्णतया नियंत्रित किया है, ये दोनों ने नहीं किया। आगे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर इन पर विजय पाना है, अगर प्राकृतिक या प्रकृति पर विजय पाना है, तो वास्तविकता यह है कि समस्त मानव प्रकृति के साथ एक मित्रतापूर्वक तालमेल बैठक बनाकर वो प्रकृति पर निवास करता है। तो ये क्या कहते हैं, जो मानव है जो अपना प्रकृति के साथ एक मित्रतापूर्वक तालमेल बनाकर ये क्या कर रहा है, प्रकृति में निवास कर रहा है, ये कहती है ये अवधारणा। और आगे क्या कहते हैं कि निवास करता है, अतः प्रकृति मनुष्य पर या मनुष्य प्रकृति पर हावी नहीं है। ये तो मनुष्य क्या है, अपनी प्रकृति में मित्रतापूर्व व्यवहार के साथ में रहता है, न तो प्रकृति मनुष्य पर हावी है और न ही मनुष्य प्रकृति पर हावी है। ये विचारधारा कहते हैं। जैसे आगे बात करते हैं, टेलर ने इसे नव निश्चयवाद कहा। क्या कहा था टेलर ने इसे, नव निश्चयवाद। मैंने बताया कि नव निश्चयवाद, संभावनावाद, या इसको अपन क्या कहते हैं, नव वैज्ञानिक निश्चयवाद। तो इन्होंने क्या कहा था, 3 नाम आगे इसके। अगली बात करते हैं कि इस अवधारणा को समझाने के लिए टेलर ने रुको और जाओ, क्या कहा था, रुको और जाओ, एक बार आप रुक जाओ फिर आप जाओ, इस प्रकार इन्होंने एक वाक्य का प्रयोग किया था
और उन्होंने निश्चयवाद के लिए, निश्चयवाद अवधारणा के लिए वाक्य का प्रयोग किया था जिसको अपन कहते हैं स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से बताया ग्रिफिथ टेलर ने कि कोई एक बड़ा महानगर है, उस महानगर का जो यातायात है, उन्होंने एक उदाहरण दिया था यातायात का, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि एक कोई बड़े महानगर है, अगर उस महानगर के यातायात को कंट्रोल करना है या उसको जो इतना ज्यादा यातायात है कि उसको कंट्रोल करना है, तो उस यातायात को क्या करना पड़ेगा, जो बड़े बड़े चौराहे हैं उनके ऊपर उनको स्टॉपेज के माध्यम से साधनों को रोकना पड़ेगा, यातायात को। तो उन्होंने कहा था रुको, उन्होंने कहा रुको, आगे वाले हैं उनको जाने दो, एक बार जाने दो। तो उन्होंने ये एक नया आपने वाक्य का प्रयोग किया था, रुको और जाने दो, यानी उन साधनों को प्रत्येक चौराहे पर धीरे धीरे उनको रोकते रोकते फिर उनको पूरे सिटी से बाहर करते हैं। ये इस प्रकार का एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा जो पहले रुक जाओ, पहले रुको फिर जाओ, यानी जहां जहां प्रत्येक चौराहा आएगा वहां वहां थोड़ा थोड़ा रुकना है, 1-2 मिनट, और फिर निकल जाना है। तो इस प्रकार से वो आगे वाले साधन भी चले जाएंगे और कहीं पर भी जो अवधान नहीं होगा, कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। उन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से बहुत ही बढ़िया समझाया है कि यातायात के माध्यम से, शहर की यातायात है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले रुको फिर जाओ। अगली बात करते हैं अपन, टेलर ने मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव को स्वीकार किया। अब जो ग्रिफिथ टेलर है उन्होंने कहा जो मनुष्य है, उन्होंने मनुष्य के ऊपर प्रकृति के जो प्रभाव को उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, जो प्रकृति है, जैसे बाढ़ आती है, जैसे भूकंप आता है, जैसे ज्वालामुखी है, जैसे वर्षा है, जैसे कारकों पर मानव का कोई अधिकार नहीं है। ये सारे कारक क्या है, प्राकृतिक कारक है। तो इसने इस प्रकार से उन्होंने एक बात स्वीकार की कि हाँ, कि मनुष्य नहीं प्रकृति श्रेष्ठ है। लेकिन उन्होंने ये कहा बाद में कि जो मनुष्य है वो भी इस पर्यावरण या इस वातावरण के अंदर एक सक्रिय कारक है। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने बुद्धि बल के अनुसार, अपने चातुर्य के अनुसार वो भी इस पर्यावरण में या इन परिस्थितियों में अपने अनुसार ढल सकता है। जैसे बात करते हैं अपन कि आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का उपयोग भी वो कर सकता है। तो उन्होंने आगे बताया कि किसी भी मानव का, यानी कोई मानव है, वो अपने देश के विकास की गति के लिए वो अपने अंदर या तो वो उसको धीमा कर सकता, यानी कोई भी मानव है वो किसी देश में या तो उसी किसी के विकास को धीमा कर सकता है या वो तेज कर सकता है। तो मानव उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता है, ओनली फॉर वो क्या कर सकता है, उसकी गति को धीमा कर सकता है, वो उसे पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं कर सकता है। इस प्रकार से इन्होंने कहा था एक उदाहरण से, और कहा कि वो उसे अवरुद्ध नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पर कहा कि मानव किसी भी देश के विकास को, मानव है किसी भी देश के विकास को या विकास की गति को तेज या धीमा कर सकता है, लेकिन वो उसे अवरुद्ध नहीं कर सकता। या वो थोड़े दिनों के लिए वो मानव है जो उस देश के विकास को तेज भी कर सकता है, धीमा भी कर सकता है, क्योंकि मानव खुद एक सक्रिय कारक है, लेकिन पूर्ण रूप से वो क्या अवरुद्ध नहीं कर सकता है, पूर्ण रूप से वो क्या अवरुद्ध नहीं कर सकता है। परंतु यदि वो बुद्धिमान मानव है, यदि वो अगर बुद्धिमान है, ये टेलर ने कहा था कि यदि वो बुद्धिमान मानव है तो वो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के बताए दिशा निर्देशों के अनुसार वो चलेगा। ये टेलर ने कहा कि अगर वो मानव बुद्धिमान है तो वो प्रकृति के अनुसार बताए गए मार्ग का अनुसरण करेगा। फिर अगली बात करते हैं अपन कार्ल सावर। अब ये जो कार्ल सावर है वो इस विचारधारा के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि आधुनिक युग के निश्चयवाद को मानते हुए प्रकृति व मानव के बीच एक समायोजन को प्रधानता दी है। उन्होंने क्या कहा था कार्ल सावर ने कि जो प्रकृति है और मानव है, इन दोनों के बीच कुछ समायोजन हो जाए, इस प्रकार की उन्होंने बात या इस प्रकार की बात की प्रधानता दी इस प्रकार को कि वो दोनों एक प्रकार से समायोजित हो सकते हैं। ये फिर अपन बात करते हैं OH के स्पेट ने क्या कहा था निश्चयवाद की अवधारणा के बारे में। उन्होंने कहा था कि नव निश्चयवाद कुछ नहीं है, उन्होंने कहा नव निश्चयवाद कुछ नहीं है बल्कि एक संभववाद व निश्चयवाद के बीच के जो दर्शन है या बीच की जो चरम सीमा है उन्हीं का एक दर्शन के रूप में अपन इनको देखते हैं नव निश्चयवाद।
उन्होंने कहा नया कुछ नहीं है, ये संभववाद और निश्चयवाद के जो दोनों के बीच की चरम सीमा है, उन्हीं का दर्शन अपन को नव निश्चयवाद में देखने को मिलता है। ये कहा था OH के स्पेट ने। फिर अपन बात करते हैं बेकन, एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे बेकन। उन्होंने क्या कहा था, प्रकृति पर उसके आदेशों की पालना करके ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता बेकन ने कहा था कि हम प्रकृति से परे कुछ नहीं है, प्रकृति से अपन प्रकृति को अनदेखा करके या प्रकृति को निष्क्रिय कारक मानकर अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन प्रकृति के बताए हुए रास्ते या प्रकृति के बताए हुए आदेशों के अनुसार हम उसका अनुसरण करके प्रकृति के ऊपर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा था फ्रांसीसी बेकन ने। फिर एक भूगोलवेत्ता आते हैं डॉक्टर टेथम। उन्होंने क्या कहा था कि इसे क्रियात्मक संभववाद कहा था। उन्होंने क्या कहा था, इसे क्रियात्मक संभववाद, यानी जो उन्होंने एक नई शब्दावली का प्रयोग किया, क्रियात्मक, ये ध्यान रखना, क्रियात्मक संभववाद। वह किसी ये कौन कहने वाले थे, ग्रिपिटेल, वह किसी बड़े नगर के यातायात के समान है जो प्रकृति की गति को, जो ग्रिपिटेलर कहते हैं, जो मानव है वो किसी बड़े यातायात के नगर के यातायात के समान है। वो किसी नगर के विकास की गति को धीमा कर सकता है, विकास की गति को धीमा या तेज कर सकता है, लेकिन वह उसे पूर्ण रूप से दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता है। वो क्या नहीं कर सकता, वो विकास को या यातायात को अपन धीमा कर सकते हैं, किसी बड़े नगर के यातायात को अपन धीमा कर सकते हैं, लेकिन उसे पूर्णतया विपरीत दिशा में नहीं कर सकते, उसे पूर्णतया उसकी दिशा को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। ये कहा था इस विचारधारा में। मैंने बताया इसके जो समर्थक हैं, जो 2-3 विद्वान हैं, उन्होंने इस बात का समर्थन भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये विचारधारा है, जो नव निश्चयवाद, ये जो संभववाद और निश्चयवाद दोनों के बीच की जो चरम सीमा होती है, वहां उनके दर्शन के रूप में अपन को तीसरी विचारधारा देखने को मिलती है, उसको ही अपन क्या कहते हैं, नव निश्चयवाद। थैंक यू।